हेलो एवरीवन। याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बैंकिंग टर्म्स इम्पॉर्टेंट एंड उससे पहले हम पढ़ रहे थे एनपीएस। तो अगर आपको याद हो तो बैंकिंग टर्म्स में हमने शैडो बैंक्स पढ़ा, हमने भारतीय महिला बैंक के बारे में पढ़ा जो अब मर्ज हो चुका है। उसके अलावा हमने वाइट लेबल एटीएम्स पढ़े, हमने और कुछ टर्म्स पढ़ी, हमने हेल्थ ऑफ बैंकिंग पढ़ी। तो इन द हेल्थ ऑफ बैंकिंग अगर आपको याद हो, क्या था हेल्थ ऑफ बैंकिंग? हेल्थ ऑफ बैंकिंग वॉज बेसिकली कि जितने भी लोन बैंक्स दे रहा है क्या वो रिटर्न हो रहे हैं, क्या जो पैसे वापस डिपॉजिटर को देने हैं वो हम दे पाएंगे थ्रू आर बिजनेस, कहीं हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई रिस्क तो नहीं रहेगा वो पैसे वापस देने में। क्यों रिस्क रहता है वो पैसे वापस देने में? इफ यू रिमेम्बर, एक अगर बैंक है, उसने अगर कहीं से डिपॉजिट लिया है तो डेफिनेटली कहीं लोन दिया भी होगा। अगर लोन टाइमली वापस आता रहेगा तो बैंक टाइमली डिपॉजिटर को पैसे वापस भी देता रहेगा। बट इन केस अगर जो है लोन वापस टाइम से नहीं आता, इन केस लोन वापस टाइम से नहीं आता तो बैंक कहाँ से देगा डिपॉजिटर को पैसे? रिस्क रहेगा हमेशा डिपॉजिटर को पैसे वापस करने में, राइट? और अगर उस लोन का कुछ भी वापस नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल या तो लोन का प्रिंसिपल वापस नहीं आ रहा है या फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मीन्स इट्स नॉट एन इनकम अर्निंग असेट, इनकम नहीं हो रही है बैंक की, तो हमने उसे एनपीए भी डिक्लेयर किया था, उसके टाइप्स भी पढ़े थे, राइट? नाउ हम पढ़ रहे हैं इस एनपीएज को कंट्रोल कैसे करें, आगे ये पढ़ेंगे। सिमिलरली हेल्थ ऑफ बैंकिंग मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें की गई हैं आरबीआई ने, और आरबीआई ने की है तो किसके अकॉर्डिंग ये चीजें की हैं? सो हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट बेसल नॉर्म्स एंड व्हाट आर दे, why are they important, right? They are important for the health of banking। क्यों बनाया, किसने बनाया, यही हम पढ़ने वाले हैं आज। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमने एनपीएज में डील करना स्टार्ट कैसे किया, राइट? नॉन परफॉर्मिंग असेट से हम कैसे डील कर पाएंगे, हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम एटलीस्ट बेसल नॉर्म्स के कुछ बेसिक चीजें नहीं समझ जाते। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, राइट? सो here it is, Basel Committee on Banking Supervision, right? Basel Committee on Banking Supervision. What was this committee about and where it was? It was in Switzerland. So in Basel, Switzerland, under the Bank of International Settlement, this committee was made. ना अब ये कमेटी करती क्या थी? ये कमेटी एक्चुअली कुछ सेंट्रल बैंक्स ने मिल के बनाई थी, उनके गवर्नर्स रिप्रेजेंट करते थे, अकेले नहीं, कुछ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड अदर थिंग्स, राइट? So they actually come up together and they actually talked about what they have to do in the banking system of the world, वो चाहते क्या है। So they laid down certain regulations, ऐसी रेगुलेशन जो हर देश का सेंट्रल बैंक अपने नेशन में हेल्थ इकोनॉमी की रखने के लिए, हेल्थ बैंकिंग की बचाने के लिए कर सकता है, टू रेगुलेट द फाइनेंशियल सेक्टर, ताकि किसी नेशन को कोई दिक्कत ना आए। यू नो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल रेगुलेशंस, ताकि सारे नेशन, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज स्विट्जरलैंड, वेदर इट इज यूके, every nation could come in sync, they could have some uniformity in their banking system, right? तो उन्होंने कुछ रेगुलेशंस ले डाउन की जो वो सारे सेंट्रल बैंक्स मिल के इम्प्लीमेंट कर सके अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है वहां, राइट? तो ऐसे बेसल नॉर्म्स की गई। तो पहले जो दो सेट थे बेसल नॉर्म्स के, बेसल वन एंड बेसल टू, first of all, are you getting what is Basel norms? Basel norms are banking regulations created for financial sector of different countries on a global level by a group of central bank of different countries and multilateral organizations like IMF, right? That is your Basel norms। कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जो बड़े बड़े लोग बैंक के, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के, जैसे आरबीआई के,
एंड जो IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह के लोग हैं साथ में आए, बातचीत की और कहा ऐसा ऐसा होना जरूरी है। सो दे स्टैंडर्डाइज अ फॉर्मेट जो हर नेशन ने अपने अपने मॉड्यूलेट करके अडॉप्ट कर लिया, कुछ मॉडिफाई करके। तो पहले 2 सेट जो बने उन्होंने रेगुलेशन का स्कोप इंप्रूव किया, उसे स्टैंडर्डाइज किया। मैंने पहले ही आपको बताया पर्पस क्या था बेसल नॉर्म्स का, स्टैंडर्डाइज करना फाइनेंशियल सेक्टर हर कंट्री का, उन्हें सिंक में लाना, ऐसा ना हो एक कुछ कर रहा हो दूसरा कुछ कर रहा हो और पता ही ना चले कि क्या हो गया, राइट। व्हेन द ग्लोबल, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो सब कुछ डिसेंट्रलाइज है। वर्ल्ड में कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ हेल्प कर सकते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, लाइक कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें साथ में आपस में आके बातचीत कर कर ही ऐसे रेगुलेशंस निकालने पड़ेंगे जिसपे वो अग्री करें कि हाँ ठीक है ये मान सकते हैं, और यही बेसल नॉर्म्स में हुआ। 1 and 2 वर फॉर द रेगुलेशन एंड द स्टैंडर्डाइज द रेगुलेशन, ठीक है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुई तो उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स हमें दिखाई और ये बताया कि अभी भी एक बेसल नॉर्म की जरूरत है। एंड देन केम अप बेसल नॉर्म्स की थर्ड, दैट थर्ड नॉर्म वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए चेंज द लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग सेक्टर। कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत सारी रेगुलेशन जो है RBI ने इस नॉर्म की वजह से चेंज की। क्लियर एवरीवन? दैट वाज योर बेसल नॉर्म्स। Now what do Basel norm 3 say? What is Basel 3 saying? हमें ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। We want to understand the basic concept here ताकि हमें उसे अप्लाई कर सकें। Nobody is going to ask you, right? और पूछे भी कि Basel 3 norms क्या है तो you know why they were there, what they are and what they intend to do. ये W फैमिली के सवाल आपको पता होने और इन्हें सॉल्व करने बहुत जरूरी है। इसके आगे ही आपका जो है आगे का पैटर्न, आगे की ट्रैजेक्टरी सब्जेक्ट की बन पाती है। तो व्हाट इज बेसल 3 हियर? ये गाइडलाइंस जो है बेसल 3 की, ये मल्टीपल रिस्क कवर करती है जो बैंकिंग फेस करता है। क्यों पता चला हमें मल्टीपल रिस्क का? क्योंकि देयर वाज अ ग्लोबल क्राइसिस इन 2008। तो इस मोमेंट पे जब चीजें बिगड़ जाती है ना तो प्रॉब्लम्स थोड़ी साफ साफ पता चलने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं, और यही चीजें देखी गई, राइट। और यही रिस्क जो है बैंकिंग ने अब नोटिस कर लिए कि यस दे आर सम रिस्क एंड वी हैव टू मैनेज देम, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो मार्केट रिस्क हो, चाहे ऑपरेशनल रिस्क हो। अब बात यह है कि इन तीनों रिस्क का मतलब क्या है। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? अगर कोई फाइनेंशियल वर्क ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, वेदर इट इज नॉट डन बाय NBFCs और बैंक्स और एनीवन, if financial operation can't be done, right, then it is market risk. मार्केट में फेलियर चल रहा है, क्यों फेलियर चल रहा है? मे बी ड्यू टू द डिमांड सप्लाई मिसमैच, देयर इज अ मार्केट फेलियर, ओके। Then comes your operational aspect of business, that is operational risk. बिजनेस को चलाने में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, सिर्फ चलाने में, ठीक है, उसके ऑपरेशन में, पैसे की नहीं है, मार्केट की नहीं है, उसके प्रोसीजरल फॉल्ट्स हैं, उन चीजों में अगर रिस्क आता है तो डेफिनेटली बेसल नॉर्म्स आर हेल्पफुल। यही रिस्क आइडेंटिफाई किए गए और यही रिस्क रिजॉल्व करने की बात की गई, किसमें? बेसल नॉर्म्स में। कौन से वाले? थर्ड में। ये इंडिया में इंप्लीमेंट होते हैं, कौन करता है? RBI के थ्रू। RBI क्या बेसल नॉर्म डायरेक्टली करता है? नहीं, RBI बैंक्स के थ्रू करता है। कैसे? वो एक गाइडलाइन लेकर देता है, ये गाइडलाइन बेसल से सिंक करती है, मतलब कुछ कुछ मैच करती है, उसके बराबर है, पर उसके जैसी सेम नहीं है, डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। और ये गाइडलाइन वो बैंक से फॉलो करवा के बेसल नॉर्म्स इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट करवा रहे, ठीक है। और ये बेसल नॉर्म्स आपकी बेसिकली कैपिटल रिक्वायरमेंट और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म्स प्रोविजनिंग क्या है, कैपिटल क्या है,
ठीक है, और उससे पहले असल में प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, ये समझना जरूरी है, और हम इसी पे बात करेंगे। पर पहले आप बताएं, जितना आपको बेसल 3 नॉर्म्स में बताया गया आपको क्लियर है? आर यू क्लियर विद इट? इफ यू आर क्लियर वी कैन मूव फॉरवर्ड। Okay. So the first thing here is provisioning requirements. प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज का अरेंजमेंट करना। बेसिक प्रोविजन करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अरेंज कर देना, राइट? मैंने उस चीज का प्रोविजन कर दिया आपके लिए, यू से लाइक दैट, राइट? सो बैंक को क्या है, कुछ प्रपोर्शन ऑफ लोन्स जो हैं उन्होंने दिए हैं, उनके लिए अपना खुद का कैपिटल, बैंक का मनी उन्हें साइड रखना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड प्रोविजनिंग। मीन्स अगर मान लो मैंने 2,000 का उधार दिया है तो शायद मुझे 200 रुपये अपने लिए रखने पड़े, ठीक है? पर ये क्या मैं 2,000 में से रखूंगी? नहीं, ये मैं अपने जितने पैसे थे, चाहे मेरे पास 10,000 थे, मैंने उसमें से 2,000 दिए, मैं अब 200 भी अपने 10,000 में से ही दूंगी। सो दैट इज व्हाट द बैंक इज डूइंग। वो अपने पैसे में से कुछ पैसे रख लेता है जब वो लोन देता है, ठीक है? क्या जरूरत है इस पैसे को रखने की? ना रखे क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट कैन हैपन? सो बेसिकली अगर ये पैसे ना रखे जाएं, या इन्हें रखने का क्या मतलब है कि अगर ये एनपीए बन जाए तो हमें यार एक ज्यादा नुकसान ना हो जाए। व्हेन आई वाज टेलिंग यू टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैपिटल, आई टोल्ड यू कुछ कैपिटल ऐसी है जो शॉक अब्सॉर्ब कर जाती है, ज्यादा नुकसान नहीं होता। कुछ ऐसी है जो कर जाती है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ ऐसी है जो बहुत ही अनसिक्योर्ड लोन है, बिल्कुल भी शॉक अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, घाटा ही घाटा कराती है अगर लोन उस टाइम वापस ना आए, राइट? सिमिलरली अगर ये पैसे अलग ना रखे जाएं और असेट एनपीए बन गया, 2,000 का लोन वापस नहीं आया, तो क्या होगा? बैंक के पास कम से कम उनका खुद का पैसा होगा जो वो डिपॉजिटर्स को दे सकते हैं, और आगे का वो इन फ्यूचर जैसे भी अरेंज करेंगे। बट उनका खुद का पैसे से होगा क्या, जो अगर उन्हें डिपॉजिटर का पैसा देना पड़े तो वो दे पाएंगे, इतना ज्यादा रिस्क नहीं होगा एज कंपेयर टू अगर प्रोविजन किसी भी पैसे का ना किया हो। अगर 200 रुपए साइड में ना रखे हो तो क्या देंगे, कैसे देंगे? फाइन, और बिल्कुल हैपजर्ड हो जाएगा कि पैसे देने हैं, कब देने हैं, कैसे देने हैं। तो प्रोविजनिंग का मेन पर्पस यही होता है कि डिपॉजिटर के पैसे से जो हम पे रिस्क बना हुआ है, और लोन अगर गलती से एनपीए हो जाता है तो वो रिस्क कम हो जाएगा। फाइन, क्लियर है सबको? प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। देन देयर इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Fine, you know capital is important for a business, for investment. Here by capital we mean what banks keep aside, right? Banks have to give minimum amount of capital हर time. Provisioning के साथ भी, provision के अलावा भी, whatever you feel uncomfortable with. प्रोविजनिंग के साथ, प्रोविजनिंग के अलावा। प्रोविजनिंग में तो अमाउंट रख लिया था अपने पैसे, कैपिटल भी रखनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू। कोई तरीका है? यस, कैपिटल रखी जाती है कैपिटल रिस्क वेटेड असेट्स के हिसाब से। जिन असेट्स का हमें रिस्क है उसके कंपैरिजन में आपकी कैपिटल रखी जाती है, ठीक है? इसकी परसेंटेज आपको मेंटेन करनी होती है। फाइन, and Basel norms have given a particular percentage as well as RBI ने कुछ अलग परसेंटेज भी दी है। किस हिसाब से? पहले तो ये समझिए, कैपिटल रिस्क वेटेड असेट का मतलब है कैपिटल इज इन न्यूमरेटर एंड रिस्क वेटेड असेट इज इन डिनोमिनेटर। फाइन, सो रिस्क वेटेड असेट जितना कम होगा और कैपिटल जितना ज्यादा होगा उतना परसेंटेज ज्यादा होगा और उतना अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? अगर लोन जितना कम या जिससे कितना कम खतरा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, देना आसान होगा, प्लस उसके हमने जितना कैपिटल उसके एवज में निकाल के रखा होगा उतना भी अच्छा होगा। क्यों? अगर 2,000 के लिए 200 है तो बढ़िया एज कम्पेयर टू 50 रुपए, राइट? So that's what we are saying. The more the capital we keep for it, the more secure we are.
तो इसीलिए बेजल ने एक परसेंटेज दी, बेजल नॉर्म ने 8% कि 8% CRAR आपको रखना है। बैंक ने आरबीआई ने कहा कि नहीं, 8 नहीं, 1% एक्स्ट्रा, 9%, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो बैंक ने कहा एटलीस्ट आपको 9% अपने रिस्क बेसिस असेट का कैपिटल हमेशा रखना ही पड़ेगा एट ऑल द टाइम्स, नो मैटर व्हाट। कौन रखता है 9%? बैंक रखता है। किसके कहने पर? आरबीआई के कहने पर। कब कब? हमेशा, ऑल द टाइम। फाइन। और ये एटलीस्ट 9% है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। फाइन। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? इसके अलावा कंजर्वेशन बफर भी रख सकते हैं 2% का, अगर 9% से ज्यादा रख रहे हैं। तो अगर आपने 9% एक्सीड कर दिया है CRAR रखने में, तो आपको एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी 2% का रखना पड़ेगा। या फिर रिस्क वेटेड, और ये 2% कितने पे होगा? रिस्क वेटेड असेट पे। अब तक हम जो भी परसेंटेज ले रहे हैं वो रिस्क वेटेड असेट पे है, ठीक है। सो अलॉन्ग विद द 9% यू हैव टू कीप 2% और ज्यादा। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। CRAR जो है मिनिमम कैपिटल अमाउंट है, जो बैंक को हमेशा अपने पास रखना ही रखना है जब भी वो लोन दे रहा है, ठीक है। मिनिमम कितना? 9%। किसके हिसाब से? आरबीआई के हिसाब से। बेजल के हिसाब से कितना? 8%, राइट। चलिए मूविंग ऑन। अगर बैंक के पास इतना कैपिटल नहीं है तो क्या होगा? अगर बैंक के पास, क्योंकि देखो जितना भी 8% रख रहे हैं वो लोन देने के बाद बैंक अपनी जेब से रख रहा है, करेक्ट। और अगर बैंक के पास 9%, सॉरी, और बैंक के पास अगर वो नहीं है तो क्या करेगा वो बैंक? तो बैंक को हम देखेंगे कि वो रेगुलेशंस आरबीआई की तोड़ रहा है और कहेंगे कि उसकी हेल्थ सही नहीं है। अगर उसके पास 9% भी नहीं है और वो रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स बैंक की हेल्थ इज नॉट राइट, राइट। इट विल बी जज्ड एज पुअर ऑन हेल्थ। हम मान लेंगे कि उससे उसके लोन से रिटर्न नहीं आ रही, हम मान रहे हैं कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, हम मान रहे हैं कि वो डिपॉजिटर्स का पैसा सिक्योर्ड वे से नहीं दे पा रहा। फाइन। क्लियर है सबको? नाउ व्हेन प्रोविजनिंग और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में दिक्कत होती है तो हम मानते हैं कि बैंक की हेल्थ खराब है। और जब बैंक की हेल्थ खराब है तो क्या होता है? आरबीआई कुछ ना कुछ तो करता होगा। ऐसे तो नहीं छोड़ देता होगा कि जाओ तो जो भी है तुम देखो, बैंक मैं क्या करूंगा। नो। बैंक का पर्पस कुछ भी हो, आरबीआई का पर्पस है कंज्यूमर के, कस्टमर के पैसे सिक्योर करना। तो आरबीआई विल कम इनटू पिक्चर एंड डू समथिंग, राइट। सो व्हाट डू आरबीआई एक्चुअली डू हियर? तो आरबीआई रिलीज करता है एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? बैंक की पुअर हेल्थ को ठीक करने के लिए वो ये कुछ करेक्टिव एक्शंस लेता है। जैसे आपकी सेहत खराब हो जाए तो घर वाले कहते हैं ना, खांसी है तो ठंडा नहीं खाना है, जुकाम है तो ऐसे ठंडा अगेन नहीं खाना है, कुछ और है तो बुखार है तो ये करना है वो करना है। सिमिलरली बैंक की हेल्थ खराब है, बैंक इज नॉट एबल टू गेट बैक द लोन्स, चाहे उनका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, बैंक इज नॉट एबल to actually give back the depositor secured money. Bank is not able to follow the RBI guidelines of 9% CRAR. तो फिर बैंक को अब सही रास्ते पे लाने के लिए आरबीआई लेगा सहारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का। ओके, व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? बैंक को सही रास्ते पे लाने का आरबीआई का तरीका। ओके, नाउ सी, पीसीए का एक फ्रेमवर्क है जहां बैंक की हेल्थ असेस की जाती है कि वो खराब है, और फिर उसे ठीक करने के लिए एक्शंस लिए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं? कुछ लेंडिंग एक्टिविटीज पे रिस्ट्रिक्शन, कुछ डिपॉजिट विड्रॉल पे, और कुछ मैनेजमेंट। मतलब अगर बैंक की हेल्थ खराब है, हमें पता चल रहा है कि जो वो लोन्स दे रहा है वो उसे वापस नहीं मिल रहा है, जो वो डिपॉजिट्स ले रहा है वो वापस दे नहीं पा रहा है, और तो हम क्या क्या एक्शंस लेंगे? सबसे पहले जो लोग वापस जल्दी डिपॉजिट मांगने आएंगे हम उन पे रोक लगाएंगे।
ताकि जब पैसे ही नहीं है तो तुम्हें देंगे कैसे, तो इसलिए थोड़ी सी रोक लगाएंगे, थोड़े टाइम बाद देते हैं। सिमिलरली लोन्स अगर वापस नहीं मिल रहे हैं हमें तो क्या करेंगे, कुछ आगे आगे के लोन्स देने में हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को नहीं देना, कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली आर पे आए देख सकता है कि बैंक में ही तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर मैनेजमेंट में ही तो कोई इशू नहीं चल रहा है, तो वो मैनेजमेंट भी चेंज कर सकता है। दीज आर योर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के एग्जाम्पल। करेक्ट? क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ एनपीएज रिजॉल्व किए जाते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हो क्या रहा है, बैड हेल्थ, ये प्रोविजनिंग, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपकी जो हमने अभी पढ़ा कि प्रोविजनिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट और बैड हेल्थ हो तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लोन्स एक्चुअली एनपीए बन चुके हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि एनपीएस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एनपीएस आर द रीजन फॉर बैड हेल्थ ऑफ बैंक। प्रोविजनिंग और आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ना रखने से क्या क्रिएट हो रहा है, एनपीएस। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसके लिए है, फॉर रिजॉल्विंग द एनपीएस। एनपीएस के लिए एक 4R फ्रेमवर्क सजेस्ट किया जाता है। फाइन, एंड वी विल स्टडी ईच आर हियर वेरी केयरफुली। हर आर का अपना क्या मतलब है, हर आर का अपना कोई रिलेटेड एक्ट है, जैसे आईवीसी, सरफेसी या कुछ और, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। फाइन, तो फर्स्ट जो आर है हमारा इस फ्रेमवर्क में वो है आपका रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानो। ठीक है, तो यहां हम क्या पहचान रहे हैं, एनपीए को पहचानो। फाइन, एनपीए, व्हाट आर एनपीएस, ऐसा असेट बैंक का जो इनकम नहीं जनरेट कर रहा, ऐसा लोन जिसका या तो प्रिंसिपल नहीं आ रहा या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हम ऐसे लोन को पहचान रहे हैं। तो बैंक कई बार ऐसे लोन्स का ट्रू एक्सटेंट नहीं पहचानते। फॉर एग्जाम्पल 90 दिन में एनपीए हो जाता है, सबको पता है, तो हो सकता है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट या सब स्टैंडर्ड अकाउंट के टाइम पे पहचान जाते, पर नहीं, उन्होंने इसे डाउटफुल असेट बनने दिया, लॉस्ट असेट बनने दिया, तो टाइम पर उन्होंने सब कुछ पहचाना नहीं, और तो और उन्होंने इसे एवरग्रीन करने की कोशिश की अपने स्ट्रेस्ड लोन्स को। ठीक है, उन्होंने सोचा अगर हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये एनपीए बन गया एक लोन, जैसे एक लोन दिया 10,000 का, नहीं आया 90 दिन के बाद वापस, साल भर के बाद वापस, तो अगर एनपीए हमने मान लिया तो हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। हमें इसके लिए, हमें पता चल रहा है कि इसका आना मुश्किल है, तो हम इसके लिए ज्यादा वेल्थ साइड रखेंगे। अब बैंक ने कहा मुझे एक्स्ट्रा पैसे साइड में रखने ना पड़े, इसलिए मैं ये 10,000 के लोन को एवरग्रीन कर देता हूँ, मैं इसी बंदे को और लोन दे देता हूँ। फाइन, या ये एनपीएस इंक्लूड ही नहीं करता हूँ, तो दिस और लोन देना या करना मतलब इट इज एवरग्रीनिंग। वो वही लोन जो है बार बार अपडेट करके दिखा रहा है कि एनपीए कहाँ, ये तो लोन अभी दिया ऐसे। तो इट इज नॉट एक्चुअली रियलाइजिंग टू द ट्रू एक्सटेंट कि उससे कितना नुकसान होने वाला है। एवरग्रीनिंग ऑफ देयर स्ट्रेस्ड असेट चल रही है, और ये प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट से बचने के लिए। अब पहले ही 10,000 घाटे में था, तुमने और 10 दे दिया, एवरग्रीन कर दिया, तो क्या होगा, और दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, नेक्स्ट टाइम नहीं आया तो और प्रोविजन रखना पड़ेगा। अब बैंक को हमेशा लगता है कि प्रोविजनिंग रखना मतलब बर्डन रखना सब पे। बैंक को अगर 9% साइड में रखना पड़ेगा, तो बैंक जो है जो पैसा लोन दे सकती है वो उसको अकेले बस इस एनपीए के चक्कर में संभाल के रखना पड़ेगा। इसकी वजह से वो आगे अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी तो 10,000 संकट में है ही, आगे पैसे लोन पे नहीं देगा तो इनकम कैसे जनरेट होगी। तो ये लालच के चक्कर में बैंक ने बहुत सारी चीजें छुपाई, बैंक ने रिकॉग्नाइज नहीं की चीजें, जबकि सबसे जरूरी क्या था, ये पहचानना कि एनपीएस कहाँ है, एनपीएस कितने हैं, एनपीएस की प्रोविजनिंग करना, ना कि उनकी एवरग्रीनिंग करना। फाइन, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? तो क्या इसका कोई सोल्यूशन निकला था?
हाँ बिल्कुल निकला था। 2014 में एक कॉम्प्रिहेंसिव असेट क्वालिटी रिव्यू हुआ था, जहां हर बैंक ने रिकॉग्नाइज किया था और रिवील की थी अपने एनपीए प्रॉब्लम का। तो अगर ये असेट क्वालिटी रिव्यू नहीं होता तो मे बी नो बडी वुड हैव नोन कि बैंक कितने एनपीएस ऑलरेडी लेके बैठे हैं। मोस्ट ऑफ द बिग फ्रॉड प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बैंक डिस्क्लोज ही नहीं करता कि उसके पास कितने एनपीएस हैं। अगर वो डिस्क्लोज करे तभी तो पता चलेगा कि आखिर गड़बड़ चल क्या रही है, चल कहाँ रही है। जब तक गलती पहचानेंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल इन योर सिविल प्रिपरेशन, इफ you won't recognize कि आप गलतियां कर क्या रहे हो, तो इट विल नेवर हैपन दैट वन डे यू विल वेक अप और आपको अचानक से वो सारी चीजें ठीक मिलेंगी, आप एकदम सिविल सर्वेंट बन गए होंगे। नहीं, रोज रोज छोटी छोटी गलतियां पहचाननी पड़ेंगी, पकड़नी पड़ेंगी, फिर उन्हें सुधारने में एफर्ट लगाना पड़ेगा। राइट, दैट इज वॉट इज ऑल्सो नीडेड इन द बैंकिंग सेक्टर। एनपीएस पहचाने गए, ना कि एवरग्रीन किए गए। गलती को छुपाने की बजाय ये माना गया, उसके लिए प्रोविजनिंग रखी गई, तभी एक सिक्योर्ड बैंकिंग सेक्टर बना। राइट, और जब हमने रिकॉग्नाइज किया तो सिर्फ एनपीएस रिकॉग्नाइज नहीं किए, उनके रीजंस भी रिकॉग्नाइज किए। क्या कारण थे जिन वजह से एनपीएस बनते थे? मैंने आपको बताया था विलफुल, नॉन कोऑपरेटिव, इन सारे डिफॉल्टर्स के बारे में। ये रीजंस में भी है कि एक एनपीए होने के कई कारण हो सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। बट द 4R फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज टॉक्स अबाउट द रीजंस वेरी एक्सक्लूसिवली हियर। देयर कैन बी विलफुल डिफॉल्ट, जब बोरोवर के पास कैपेबिलिटी है पैसे देने की पर वो करना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन टॉक अबाउट द पीपल हु हैव डन बैंक फ्रॉड एंड वेंट टू अनदर कंट्रीज। दे हैव मनी, राइट, दे हैव मनी बट दे डू नॉट वांट टू पे, दैट इज विलफुल डिफॉल्ट। कुछ लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब होती है, जनरल पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट। और ऐसी कंडीशंस आपकी एक्सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, there's a rickshaw puller. He took a loan but was unable, क्योंकि रिक्शा से उतने पैसे नहीं आए, राइट। सो नाउ ही हैज लिटरल प्रॉब्लम दैट ही कैन नॉट गिव बैक द लोन। तो एनपीएस इस वजह से क्रिएट हुए, दिस इज सर्कमस्टेंशियल, सिचुएशनल। सिमिलरली बाहर के देश में इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, एक एक्सपोर्ट करता है बंदा, मान लीजिए एप्पल का, बाहर किसी कंट्री में भेजता है इंडिया से। अब उस कंट्री में अचानक से एप्पल के दाम गिर गए, जितने में बेचे थे शायद उतने भी गिर गए, उससे ज्यादा। तो जो प्रॉफिट होता था अब वो लॉस होने लगा। तो जो उसने पैसे लिए थे अपने एप्पल की इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, अब वो नहीं बढ़ी। ठीक है, इनफैक्ट स्लो डाउन की वजह से उसे घाटा हुआ, तो वो लोन्स वापस नहीं कर पाया। तो हेयर द एनपीए इज ऑल्सो based on the circumstances beyond control। अब्रॉड के circumstances तो वो बंदा नहीं कंट्रोल कर सकता ना, ना ही बैंकिंग सेक्टर। so this is the problem here, clear everyone? next comes the sectoral sector। for example, जब अभी कोविड हुआ, नेचुरल डिजास्टर भी कोविड, बिकॉज द डिमांड गेट्स डाउन, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा, लोगों की जॉब्स चली गई, ले ऑफ्स हुए, उस वजह से जो भी लोन्स उन्होंने दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अभी टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी बेस्ड इंडस्ट्री खोली होगी, तो मेनी होटल चेन्स हैव आल्सो एडमिटेड कि कोविड के टाइम उनका बहुत लॉस हुआ, बट बड़ी बड़ी चेन्स ने तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया, कुछ ने निकाल भी दिए लोग। बट जिसने अभी अभी बिजनेस खोला हो टूरिज्म का, और अगर एकदम से कोविड आ गया, वो बेचारे का तो सब कुछ घाटे में चला गया, और वो कैसे अब लोन जो लिया था वो वापस करेगा। सो दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड द कंट्रोल। सेक्टोरल स्लोडाउन में मैं बता रही थी कि anyone have heard about K kind of recovery? There's a K. That was in your economic survey of I guess last year, 2022 या 2020, हाँ 2022 में था शायद। तो K is basically कि कुछ जो सेक्टर्स हैं आपके, उनमें तो इकोनॉमिक रिकवरी हो गई है, लेकिन कुछ जो है उनमें नहीं हो पाई है, उनमें स्लो डाउन कायम है। स्लो डाउन क्या, डिक्लाइन ही हो रहा है। So this kind of slowdown fine in certain sectors like automobiles is written here, कोविड के टाइम आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लगा सकते हैं, also become a reason for the NPA। clear everyone?
Clear everyone? Uncertainties in the policy of the government, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में अनसर्टेनिटी. फॉर एग्जाम्पल इन द गेमिंग इंडस्ट्री इट वॉज फ्लरिशिंग. नाउ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म जिसकी वजह से लोगों को घाट मतलब उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना हो रहा था. And because of that, that industry started to get stabilized or decline, whatever you say. ठीक है. सो अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज की इनसर्टेनिटी, जैसे कि यहाँ लिखा है इंसेंटिवाइजिंग रिन्यूएबल मे कॉज इन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूसर. अगर हम रिन्यूएबल्स ही प्रमोट करते रहेंगे तो जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हैं उनका क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया, इनका तो घाटा होगा. इनसे इन्होंने अगर लोन्स लिए हैं तो ये कैसे वापस चुकाएंगे अगर इनका घाटा होगा. राइट राइट. So again, policies of a government determine the trajectory for NPAs also. उनका भी हाथ होता है. It's not only about the banking sector, right? Poor risk analysis by the lender or the borrower. देने वाले ने रिस्क नहीं देखा, लेने वाले ने भी नहीं देखा. मतलब what happened in the sometimes बैंक पे पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया कि MP MLA का कोई रिश्तेदार आ गया आप लोन दो, तो बैंक नहीं देख पाया कि कितना रिस्क है इसे पैसे दे रहे हैं. बैंक हैव टू डू इट इन प्रेशर. फाइन. तो दैट वाज पुअर रिस्क एनालिसिस. और लेने वाला फॉर एग्जांपल मैं गई एक इंडस्ट्री खोलने गई, इंडस्ट्री के लिए चीजें मैंने ढंग से देखी नहीं अभी की नहीं, पर मेरे को लोन किसी तरह मिल गया. ना द थिंग इज आई डिडंट एनालाइज जिस चीज के लिए मैं लोन ले रही हूँ मैं पे बैक कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो चलेगी कि नहीं चलेगी. आई डिडंट एनालाइज. ठीक है. तो वो बहुत ही बड़ा एक मेजर रिस्क है. This happens on international level also. When China started its debt trap diplomacy, क्या किया उसने, बाकी कंट्रीज को अनवाइबल प्रोजेक्ट्स पे पैसे दिए. जो प्रोजेक्ट्स उसे पता था कि कभी बनने ही नहीं मतलब बनेंगे ही नहीं, फेल होंगे, कंट्रीज ने भी ले लिए ये सोच के कि क्योंकि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट सक्सेस ही नहीं की, उन्हें बाकी जगह से लोन नहीं मिल रहा था, चाइना से पता नहीं एम्बिगुअस टर्म्स पे मिल गया, उन्होंने ले लिया. नाउ due to this it is also said that Sri Lanka had gone under the economic crisis. Nothing is clear कि इस वजह से है या किसी और वजह से, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन. भले ही और रीजन भी है कि फ्रीबीज बहुत थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक दिन में उन्होंने करने की कोशिश की शिफ्ट, बट दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन क्योंकि श्रीलंका का मोस्ट ऑफ द जो डेप्ट है वो चाइना से. So one can say that China's debt trap diplomacy has actually been the reason behind the Sri Lanka's economic crisis. Also, अब जब अनवायबल प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने आपको बताया तो मैंने यही बताया दैट श्रीलंका हैजंट एनालाइज कि उसके प्रोजेक्ट्स बनेंगे नहीं बनेंगे, लोन का फायदा क्या. सिमिलरली व्हेन द बोरोवर आल्सो डजंट लुक एट इट, इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर एनपीए. तो ये था हमारे रिकॉग्नाइज सेगमेंट का. वी नीड टू रिकॉग्नाइज. हमें ये देखना होता है कि जो लोन्स हम ले रहे हैं वो किस काम का आएंगे. ये सारे रीजंस हैं एनपीएस के. फाइन. What is about the second R? The second R here is resolve. जब एक बार पहचान लिया, देख लिया, कारण भी पता लग गए तो अब क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व ही करोगे अपनी. राइट. हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ विल यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. तो रेजोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है रिकवरिंग का प्रोसेस जितना भी बैंक का ड्यू है, चाहे वो आपका प्रिंसिपल हो चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो. जो भी बैंक का बकाया है वो वापसी लेना इज रेजोल्यूशन. ठीक है. वापसी लेने के अलग अलग तरीके कहते हैं. ठीक है. अब इस प्रोसेस में कुछ लॉसेस हो भी सकते हैं और कुछ लॉसेस की रिकवरी भी हो सकती है. बोथ कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है. कई बार बैंक की रिकवरी रुकावट इसमें क्या बनता है, उनकी इनेबिलिटी. वो किसी से जाके लड़ नहीं सकते. ठीक है. राइट. यू हैव सीन बैंक ऑफिशियल्स व्हाट एट मैक्स दे कैन डू, they can make you a call, they can say आपका लोन बकाया, आपकी ईएमआई बकाया. गला पकड़ने तो नहीं आ जाएंगे ना, कॉलर पकड़ने. दैट द बैंक वोंट कम. हाँ हायर कर ले वो बात, लोग तो बात अलग है, पीपल वाई, बट वो खुद तो नहीं आएंगे. So according to their rights they cannot enforce it, right? They cannot enforce their right. Similarly उनके पास और इतना काम होता है कि वो पर्टिकुलरली इस चीज के लिए किसी के पीछे ज्यादा नहीं पड़े. तो दे फाइंड आउट अदर मेथड्स, क्योंकि कोई उनकी कई बार सुनेगा भी नहीं. आप क्रेडिट कार्ड का वो फोन कार्ड देते हैं तो लोन का तो कितनी आसानी से आप
भागने के तरीके ढूंढ सकते हैं अगर आपको ना देना हो तो, राइट। बट बैंक इतनी आसानी से छोड़ेगा भी नहीं, पर वो खुद से इतना पुश भी नहीं करेगा, वो तरीके ढूंढेगा कि कैसे रिकवर करूं उससे लोन। दैट रिकवरी ऑफ लोन इज रेजोल्यूशन। और उसके लिए काफी एक्ट्स बने लाइक सरफेसी, आईबीसी, और उसमें क्या क्या तरीके थे। नाउ वी विल लुक इनटू दैट। ओके, क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? तो दिस इज द फर्स्ट एक्ट, सरफेसी एक्ट। इस एक्ट की बात क्या है, ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए, अनसिक्योर्ड के लिए नहीं। तो कई बार ऐसी लाइन आ जाती है, इट इज फॉर ऑल काइंड ऑफ लोन, इट इज फॉर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, तो वो गलत है। सरफेसी एक्ट एक लेजिस्लेशन है जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए है, जिनके लिए गारंटी दी गई थी। ये एग्रीकल्चर लोन्स पर एप्लीकेबल नहीं है। ये क्या करती है, ये बैंक के राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। इट रिकॉग्नाइज एक्सप्लिसिटली, रिटर्न में देती है कि बैंक के कुछ राइट है पर्टेनिंग टू सिक्योर्ड असेट्स। सिक्योर्ड लोन दिए हैं तो उन सिक्योर्ड असेट्स पे राइट है, राइट। इट गिव बैंक्स द राइट। ये राइट्स इम्प्लिसिट पहले भी थे, लेकिन अब लिखित रूप से कह दिए गए हैं, बता दिए गए कि अगर बैंक ने तुम्हें लोन दिया तो ये लोन सिक्योर्ड है, तो बैंक हैज द राइट टू टेक इट बैक। इट वाज नॉट अ, इट इज क्वाइट क्लियर नाउ, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। क्या है ना, जब बातें कही ना जाए, लिखी ना जाए, तो ना अनसर्टेनिटी रहती है। आई से समथिंग, इट इज सब्जेक्टिव टू यू, आप सोच रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, आइडिया ऑफ व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, अगर मैं एक सवाल पूछ लूँ, आप सबके मन में अलग अलग जवाब चलेंगे। तो it is ambiguity, right? When you write it, it becomes clear. Okay, that's why we say write, right, लिख कर प्रैक्टिस करो मीन्स आंसर की, क्योंकि आपको कितना भी लगे कि आप कर लोगे, इट विल ऑलवेज बी एम्बिगुअस। जब आप लिखने बैठोगे कुछ और ही निकलेगा हाथों से, प्लानिंग नहीं हो पाती दिमाग में उतनी। फाइन, प्रैक्टिस से चीजें माइंड में उस सेटअप में आनी शुरू होती। तो अगेन, वेदर इट वाज इम्प्लिसिट कि बैंक के कुछ राइट्स हैं कि नहीं, क्लैरिटी आई जब वो एक्सप्लिसिटली सरफेसी एक्ट में सिक्योर्ड लोन्स के लिए लिखे गए, ठीक है, कि बैंक के ये राइट्स हैं। नाउ व्हाट डज इट प्रोवाइड फॉर? इट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ asset recognition companies. There are certain companies, asset recognition क्या करती हैं ये कंपनीज? These are called your bad banks. Fine. ये बैड बैंक्स क्या करती है? बैड बैंक्स, बुरे बैंक्स, क्या मतलब होता है बुरे बैंक्स का? जो आपके लोन्स हैं, जो अब बैड लोन्स हो गए हैं, एनपीए हो गए हैं, उन्हें लेती है और उनकी रिकवरी करवाने का काम कौन करती है? बैड बैंक्स। दिस इज असेट रिकॉग्निशन कंपनीज। दिस वाज दिस क्वेश्चन इन सम पेपर कि एआरसीज किस एक्ट के अंडर फॉर्म हुए हैं, ठीक है। एंड सो द आंसर हियर इज सरफेसी एक्ट। और ये आपको याद रखना है दैट सरफेसी के अंदर एआरसी आता है, क्योंकि आगे हम आईबीसी पढ़ेंगे, उसके 4 अलग क्राइटेरिया। यू हैव टू रिमेंबर कि सरफेसी के अंदर आईआरसी आती है, करेक्ट? ओके। तो एआरसी आपकी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक्सपर्टीज है रिकवर करने में क्या? एनपीएस। एनपीएस की रिकवरी करने में किसकी एक्सपर्टीज है? आपकी सरफेसी की, ठीक है। सो द बैड बैंक्स आर एक्चुअली एक्सपर्ट इन दिस एरिया। फाइन, मूविंग ऑन। क्या क्या राइट जो है बैंक्स को सरफेसी एक्ट के अंदर दिए गए हैं एक्सप्लिसिटली? सिक्योरिटाइजेशन, एक लोन को मार्केटेबल सिक्योरिटी के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है। व्हाट इज सिक्योरिटी? बॉन्ड्स। You can convert a loan into a security into a bond form. That is securitization. That is the first word of safe SARFAESI also. What is actually this is throwing कि अगर आप लोन नहीं दे पाते हो तो आपका कोई असेट उठा के ले जाए, that is the security of your loan. फाइन। तो आप बेसिकली अपने लोन को असेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग कार लोन नहीं दे पाते हैं तो उनका कार ही टो करके ले जाते हैं। दैट इज सिक्योरिटाइजेशन। ओके, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, कन्वर्टिंग एनपीएस टू परफॉर्मिंग असेट। तो एनपीएस को परफॉर्मिंग असेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? व्हाट आर परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स? नॉन परफॉर्मिंग असेट वो है जो इनकम नहीं दे रहा, जिस लोन से प्रिंसिपल नहीं वापस आ रहा, इंटरेस्ट नहीं वापस। एंड व्हाट इज अ परफॉर्मिंग असेट?
परफॉर्मिंग असेट इज जिससे लोन का प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट वापस आएगा. सो हेयर व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, इट इज ट्राइंग टू से कि हम एक लोन जो हमारे लिए अभी किसी काम का नहीं रहा बल्कि नुकसान का, सर दर्द का कारण है, हम उसे अपना एक प्रॉफिटेबल लोन बनाएंगे. सो दे आर ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द असेट जिससे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम ऐसा कुछ करेंगे कि वो वापस आ सके. फाइन, दिस इज द राइट ऑफ द बैंक. ability to enforce the interest that the bank has in security. तो बैंक अपना इंटरेस्ट जो है, चाहे वो 8% हो, 4% हो, 6% हो, वो एनफोर्स कर सकता है कि हाँ हमने इंटरेस्ट बोला था और ये सिक्योरिटी के अंदर होना चाहिए. जैसे कि कार लोन की जगह अगर कार टो करके जा रही हो तो कार की वर्थ प्रिंसिपल प्लस सिक्योरिटी होनी चाहिए. ठीक है, प्लेज्ड इंटरेस्ट मुझे चाहिए ही चाहिए इसके साथ, इसके अलावा. साथ ही साथ ARCs, what ARCs can do? ARCs can actually appoint someone who is competent. Management पे take over कर सकते हैं. Fine. Debtors of borrowers to pay their dues. ठीक है. और तो बेसिकली ये लोग ये भी कह सकते हैं कि जिसने उधार लिए, फॉर एग्जाम्पल कार लोन के लिए किसी ने उधार लिया. नाउ व्हाट कैन हैपन, बैंक कैन टेक देयर कार सिक्योरिटाइजेशन. बैंक कैन टेल देम मेरे को ये लोन पता नहीं बट ठीक से देना शुरू करो. रिकंस्ट्रक्शन, व्हाट कैन डू, इंटरेस्ट के बदले भी कुछ ले जाए, मैनेजमेंट चेंज कर ले. अगर किसी कंपनी ने लिया है तो उसकी मैनेजमेंट चेंज करने की बात कर दे कि कंपनी डिसॉल्व करो, मुझे मेरा लोन वापस करो, या इसकी मैनेजमेंट चेंज करो. मैनेजमेंट चेंज हो सकती है. ऑल्सो कंपनी के से अगर किसी ने उधार ले रखा है तो उससे भी कह सकते हैं कि तुम जो है बैंक का उधार चुकाओ. बेसिकली कंपनीज ने अगर बैंक से लोन लिया, XYZ लिमिटेड ने अगर लोन लिया, तो कंपनी के लोगों को बोल सकते हैं लोन चुकाओ, उसके उधार करने वालों को बोल सकते हैं लोन चुकाओ, या कंपनी को डिसॉल्व करवा सकते हैं, या उसकी मैनेजमेंट भी चेंज कर सकते हैं अंडर द सरफेसी एक्ट. कौन करेगा? ARCs, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, बैड बैंक्स. ओके, फाइन, क्लियर एवरीवन. नाउ हियर इट इज रिटन कि बैंक की कोई एक्सपर्टीज नहीं होती रिकवरी में. यही मैं आपको बता रही थी कि बैंक नहीं आएगा आपसे पैसे निकलवाने, आप तो फोन काट देंगे. बैंक को अगर अपने ड्यूज रिकवर कराने हैं तो उन्हें लार्ज लॉसेस लेने पड़ेंगे. बार बार बंदा आपके घर आएगा, आपको फोन करेगा, पैसे तो लगते हैं ना. तो वो क्या करेंगे, वो ARC से एग्रीमेंट में आ जाएंगे. ARCs क्या थी आपकी? बैड बैंक्स. वो NPS खरीद लेंगी कुछ अमाउंट में, मे बी नॉट द ओरिजिनल बट कुछ कम, और फिर वो पैसे निकलवाने का, रिकवरी का काम शुरू कर देंगे. किसी ना किसी तरह वो कहेंगे कि हम जो है इस बंदे से पैसे निकलवाते हैं, तुम जरा देखो. सो दे विल स्टार्ट रिकवरिंग मनी फ्रॉम द बैंक्स, राइट. दे विल स्टार्ट रिकवरिंग मनी फ्रॉम द बोरोवर्स. फाइन. तो कुछ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैंक अपना असेट जो है ARC को बेच दे. असेट बेसिकली इज लोन. However, there would be a few, very few entities that have capability to purchase some bad assets. बहुत ही कम bad banks इस हालत में होते हैं because actually उनके ऊपर responsibility आ जाएगी अब उस लोन को liquidate करने की, उससे recover करने की. तो वो उनकी capability है कि नहीं खरीदने की, वो भी questionable है. बैंक भी कई बार अपना asset जो है बेचना नहीं चाहता. ठीक है, क्योंकि आफ्टर यू नो व्हाट हैपेंस, अगर बैंक का 2 लाख का लोन किसी ने लिया और बैंक को ये लोन अब बेचना है कि वापस नहीं आ रहा है, और वो बैड बैंक को बेचता है, तो बैड बैंक 2 लाख में तो नहीं लेगा, मे बी 1 में ले, मे बी उससे कम में ले. तो ये जो डिफरेंस आया ना 2 और 1 में, और जितना लॉस हुआ 1 लाख, जितना छोड़ना पड़ा बैंक को इसे बैड बैंक को बेचते हुए, ARC को बेचते हुए, दिस इज कॉल्ड हेयर कट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म एंड दिस इज कॉल्ड हेयर कट. कि हाँ एक वर्थ इतनी थी बट आई हैव टू गेट डाउन टू अ लेसर प्राइस टू सेल इट. ठीक है, जैसे सब्जी यू नो नॉर्मल टाइम पे, भीड़ वाले टाइम पे, अभी दिवाली वाले टाइम पे आप जाओगे जैसे, तो आपको रंगोली के कलर्स के प्राइस, पटाखों के प्राइस बहुत महंगे मिलेंगे, घर की सजावट के प्राइस. बट इफ यू गो आफ्टर दिवाली, यही चीजें बस बेचने को तैयार होंगे कि ले जाओ भाई, ले जाओ, कितने पे भी ले जाओ. नाउ दे विल आल्सो बेयर द लॉसेस. दैट इज कॉल्ड हेयर कट.
when you are able to sell the loan, when you are trying to sell the loan at a lesser price than what it was in value. वैल्यू 2 लाख की थी, तुमने 1 लाख में बेच दिया, दैट इज हेयर कट. फाइन. तो बैंक जो है रिलक्टेंट होगा ऐसे लॉसेस को लेने के लिए, वो भी सोचेगा मैं 2 का 1 में क्यों बेचूंगा. होती है ना झूठी उम्मीद मन में, हाँ आ ही जाएगा एक दिन, तो वो रहेगी, हमेशा रहेगी. और अगर वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है तो वो इतने लॉसेस कभी भी लेना नहीं चाहेगा. उसे हमेशा डर ही रखता रहेगा कि अगर उसने गलती से बेच दिया तो कोई उस पर ये ना कह दे तुम्हारी बैड बैंक से कोई सेटिंग थी ना इसलिए तुमने ऐसा कर दिया, करप्शन चार्जेस ना लगा दे. इसीलिए वो कोई डिसीजन लेने में हमेशा डरता रहेगा. और एआरसी की कैपेबिलिटी है खरीदने की कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि असेट वो ले पाएगा या नहीं. सो इस वजह से एआरसी जो है सरफेसी के अंदर बन तो गए, but they were not able to function properly. Fine. Let's move on. So that was all in your 2 hours. हमने 2 hours पढ़े आज. One was recognize. Another one is resolve. और इस resolve में अभी आपका IBC रहता है और वो हम पढ़ेंगे. Fine, don't worry, we'll study it in the next class. Okay. So this was all in your class today. सरफेसी एक्ट क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, डू रिवाइज इट सो दैट वी कैन स्टडी इट इन द नेक्स्ट क्लास. हम ये 2 hours के आगे भी पढ़ सके दैट एनपीए में और कितने hours होते हैं. राइट. मूविंग ऑन, वी हैव फाउंडेशन बैच. सबको पता है दैट फाउंडेशन बैच का ऑफर जो है आपका 14 नवंबर तक इसका एक्सटेंशन पीरियड एक्सटेंड हो गया है. देयर इज 50% ऑफ एंड इफ यू अप्लाई MK5 कूपन, if you apply MK5 coupon, then there is more off and 6 month extension free. Why a course is necessary to get UPSC civil services cleared? A course is not necessary, mentorship is necessary, and mentorship is given by course. Offline course में traveling का time, online course में वो नहीं लगता है. ऑफलाइन कोर्स में आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनके चलना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इकोनॉमी नहीं समझ में आ रही, फर्क नहीं पड़ता, वहां पॉलिटी की क्लास होगी. बट एक ऑनलाइन में ऐसा नहीं है. देर आर लाइव क्लासेस, यू कैन अटेंड देम, बट ऑल्सो आपको सारे कोर्स की अनलिमिटेड एक्सेस है. अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आता, आपको एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, यू कैन चूज दैट हियर, यू हैव चॉइस हियर. प्रैक्टिस एक लिमिटेड नंबर में होती है ऑफलाइन कोचिंग में. ऑनलाइन में दे आर 24,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन. So you have a great number of scope to actually clear civil services. Basic से advanced तक सब पढ़ाया जाएगा. Also in Hindi and English. The course is bilingual, दोनों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं. So anybody who is preparing for civil services 2025 must refer to it. Fine. इसके अलावा anybody who is financially not sound can refer to EMI option, या explore करना चाहते हैं courses तो they can refer to the EMI option. With EMI they have a chance to give money, with time, and also फिर थोड़ी सी ना sense of assurance भी रहती है और alertness भी रहती है कि हाँ पैसे जा रहे हैं, मुझे पढ़ना है. तो कृपया करके अगर आप UPSC CSC का ड्रीम सच में देखते हैं तो बी सीरियस नाउ. इट्स हाई टाइम. फाइन. दिस इज नवंबर. कहाँ बीत जाएगा साल अभी पता भी नहीं चलेगा, कब जनवरी आ जाएगा. एंड देन एवरी वन ऑफ यू 2024 वाले भी दौड़ रहे होंगे, 2025 वाले भी दौड़ रहे होंगे, और 26-27 वालों तुम भी ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी रेस भी इनके साथ ही चल रही है. तुम्हें लग रहा है नहीं चल रही है, बट एज द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज चेंजिंग, बहुत सारी डिमांड्स जो है सिविल सर्विसेज की बढ़ चुकी है. उसे समझने के लिए बुद्धि भी और ज्यादा चाहिए. ठीक है. So it's important you be serious for your attempts, for your exam, for your age, for your health while preparing. Sources और सब चीजें आप लोग ध्यान रखें. Right. So we studied economy today. We'll study it again tomorrow. So that was all about the class today. हमने अच्छे से बात की बेसल नॉर्म्स पे, NPS पे. कल हम बात करेंगे बाकी के जो आवर्स आपके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बचे हैं. Hope this was a fruitful session for you. Okay. I wish you all the best for your स्टडीज एंड आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए. कल मिलते हैं. बाय.